नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मेहमानों का परिचय कराएंगे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर किस मुद्दे पर आज हम और आप एक साथ बैठे हैं। क्या बातचीत होगी, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा वही होगा जो रोजगार से जुड़ा है, यानी उद्योग से जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों के बीच में जो तारतम्यता होनी चाहिए वो क्यों नहीं बन पाई, क्यों उद्योग धंधे विकसित बिहार में नहीं हो पा रहे, अगर हो भी रहे तो उनकी रफ्तार क्यों कम है, निवेशकों का जो मन है बिहार के प्रति कुछ बेहतर नहीं दिख रहा, क्या चाहिए निवेशकों को, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी बातें हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए और यह बताते हैं कि अभी बिहार में बंद पड़े उद्योगों की कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं। अशोक पेपर मिल की बात सबसे पहले कर रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई यह भी हम आपको बता रहे हैं। 1958 में 400 एकड़ में फैली फैक्ट्री जो है अब जंगल में तब्दील हो गई है, किसी की निगाह इस पर नहीं है। आजादी से पहले 33 चीनी मिलें थी, इसके बाद में बची कितनी ये भी जानिए। 33 चीनी मिलों में से 28 चीनी मिल का अस्तित्व नजर आता है, लेकिन काम कितनी कर रही है ये भी जानिए। मात्र 11 चीनी मिल चालू हालत में है और ये सभी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है, यानी कि मालिकाना हक जो है वो प्राइवेट कंपनियों के पास है, वही चला रही हैं इसे। चलिए अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है जूट उद्योग का। समस्तीपुर का जो रामेश्वर जूट मिल बंद है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे पीछे, यह भी मिल बंद है। 2017 में मिल में 5000 लोग काम करते थे, लेकिन अब उन हाथों को काम नहीं मिलता क्योंकि मिल बंद है। 11 करोड़ 65 लाख रुपए बिहार सरकार पर बकाया है, जो यहां के लोग बताते हैं। चलिए, जूट के उत्पादन में सीमांचल की एक अलग पहचान है, जो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। तो 1.5 से 2 दशकों में जूट मिल बर्बादी की तरफ ही बढ़े हैं। तो आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया? भागलपुर की तरफ अगर आप चलेंगे, स्पंज सिल्क फैक्ट्री क्यों बंद है 17 सालों से? किस बात का इंतजार है? कहां इस फैक्ट्री के गेट पर जो ताला है उसकी चाबी कहां है? और किनकी इच्छा शक्ति में कमी है, यह ताला खुल नहीं पा रहा है? तो भागलपुर का एक इलाका जो है, जहां से हम एक प्रतिशत वाले आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि 95% ऐसे लोग हैं उन आसपास के इलाकों में जो बुनकर हैं और सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। तो उद्योग की नजर से बिहार को अगर आप देखिए तो काफी बढ़िया भविष्य, बढ़िया बातें सामने आती हैं। करीब 2 लाख किलोमीटर सड़कों का एक बड़ा ट्रैक है हमारे पास, तो ये बेहतर है। बेहतर और भी है कि 6700 किलोमीटर रेल नेटवर्क की सुविधा है हमारे पास। इसके अलावा भी कई बड़ी बात है, करीब 50 इंडस्ट्रियल और मेगा इंडस्ट्रियल पार्क भी हमारे पास हैं। तो उद्योग की नजर से बिहार कैसा दिखता है, जरा हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास, मेहमानों के पास। असित तिवारी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से, नवल किशोर चौधरी जी अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा सत्यजीत सिंह हैं, उद्यमी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी हमने बुलाया है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यजीत सिंह जी, सवाल तो यही है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम उद्यमियों को आकर्षित कर रहे हैं, बिहार लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन दिखा क्या रहे हैं? क्या निवेश का वो पन्ना, निवेश की जो फैक्ट्री है, क्या कागजों पर ही अभी तक खुल पाई? क्या तकनीकी बातें हैं, जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बिहार में समस्या यह है कि अभी तक बिहार सरकार ने पिछले 15 सालों से कोई इंस्टीट्यूशनल रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट नहीं बनाया। होता क्या है कि हम टेक्नो मैनेजरियल तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं और उस पर कुछ साल काम करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो है क्या कि एग्जीक्यूशन जो है, जी एग्जीक्यूशन जो है वो पॉलिसी का बहुत वीक है बिहार में जी, जिसके कारण जो है कोई भी पॉलिसी जो बनती है या निवेश के जो प्रस्ताव आते हैं वो सारे के सारे जमीन पर उतर नहीं पाते जी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 2007-8 में बिहार में लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है, पर समस्या यह हुई कि वो जमीन पर नहीं उतार पाए जी, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेंसी थी वो उस लायक नहीं थी कि आप उसको जमीन पर उतार पाए।
तो सबसे पहले तो बिहार में एक इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल रोड मैप की जरूरत है कि आपके पास जो आपका स्ट्रेंथ है, जो बिहार की स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर एक राज्य या देश का अपना एक स्ट्रेंथ होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आप सब काम नहीं कर सकते। तो जो आपका बिहार का स्ट्रेंथ है उस आधार पर आपका एक इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री का रोड मैप बनना जरूरी है। अगर आप वो नहीं बना पाते हैं तो दिक्कत होती है। अगर आप इकोनॉमिकल तरीके से करेंगे कि चलिए भाई इस बार हम ये बना लेते हैं, इस बार वो बना लेते हैं, तो दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है बिहार में। दूसरी बात जो रही है बिहार में जी, वो जो यहाँ के इन्वेस्टर है, जो बिहार के इन्वेस्टर हैं, जब वो इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रीवियस 15 सालों में बिहार के लोगों ने लगभग 6 से 7 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में किया डिफरेंट इंडस्ट्री। तो जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब ये सरकार के पास जो पॉलिसी के तहत जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जब उस सुविधा के लिए जाते हैं तो उनको सरकार एक्सिक्यूट नहीं कर पाती, वो नहीं दे पाती। अब ये बोलते हुए हमको बड़ा दुख हो रहा है कि जिन 6,000 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लोकल लोगों ने किया, उसमें से अधिकतर लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं कि सरकार हमको हमारा मुआवजा दे जी। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीज सुधार करने की जरूरत है। जब तक आप एक कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करेंगे लोगों में, चाहे वो सबसे पहले तो लोकल इन्वेस्टर में जब तक आप कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे तब तक जो है निवेश होना मुश्किल है। किसी भी देश या राज्य का जो निवेश का जो एक स्टेजेज होता है, उसमें जब तक पहले लोकल इन्वेस्टर नहीं निवेश करेंगे, बाहर के इन्वेस्टर का आपके राज्य में आना बड़ा मुश्किल होता है। एक मिनट सत्यजीत सिंह जी, एक मिनट, जरा इसका जवाब भी लेते चले। अरविंद निषाद जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अरविंद निषाद जी, खुद सत्यजीत सिंह एक उद्यमी हैं और जब मखाना की बात आती है तो सबसे पहले इन्हीं का चेहरा दिखता है, क्योंकि जो पहचान मखाना को उन्होंने दिलाई, दूर देश बैठे लोग भी जानते हैं कि सत्यजीत सिंह कौन है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसके पीछे तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, आधार क्या है? हमें जरा ये बताइए कि रोड मैप वाली बात जो इन्होंने कही और पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई, क्यों नहीं ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सत्यजीत सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है 2005 से, उसी अवधि से लेकर के अब तक के बीच के कार्यकाल में इनका मखाना का जो कारोबार है वो फला फूला है। इसके लिए मैं सत्यजीत जी को पहली बार बधाई देता हूं। दूसरी बात, बधाई पूरे बिहार में आज 24 घंटा बिजली उपलब्ध। नहीं, सत्यजीत जी को मैं बधाई इसलिए दे रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में इन्होंने अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाया है और उस व्यवसाय से संतुष्ट हैं। बिहार में रह करके इन्होंने अपना व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित किया है और अपने व्यवसाय से अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बिहार के लोगों को, थोड़ी बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं। दूसरे वाले पॉइंट पर आइए, रोड मैप और पॉलिसी। बधाई देता हूं। रोड मैप और पॉलिसी का जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूरे बिहार में 24 घंटा हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, पूरे बिहार में चकाचक सड़कें हैं, पूरे बिहार में कानून का राज स्थापित है। कोई भी निवेशक यहां आए, हम उनके लिए हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पूरे देश के निवेशकों का बिहार की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, इसमें वो सफल भी हुए हैं। मैं थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहता हूं, मुझे 10 सेकंड समय दीजिएगा। इस कोरोना काल में पिछले 6 महीना के दरमियान 33,993 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी संख्या है 450। जो निवेशक हैं उन निवेशकों ने इतने करोड़ रुपया का बिहार में निवेश करने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इससे पता चलता है कि कहां निवेश करेंगे, लोगों की दिलचस्पी भरी है। कहां निवेश करेंगे? ये उद्योग विभाग पूरे बिहार में कहां, किन सेक्टर्स में करेंगे? विभिन्न सेक्टरों में ये मैं बता रहा हूं। हमारे उद्योग मंत्री जी ने अभी राज्य सरकार के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन दिया है। उस प्रेजेंटेशन में कपड़ा और चमड़ा नीति 2021 उन्होंने प्रस्तावित किया है, बिहार रसद नीति 2021, बिहार फार्मा नीति 2021। निषाद जी, सिर्फ संभाल नहीं पाए, कपड़े की बात कर रहे हैं लगाने के लिए, एक मिनट,
नहीं तर्कहीन नहीं, ठीक है जो कहा गया, नहीं सुनिए पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए, 10 सेकंड नहीं कागजी नहीं, अगर आपके पास जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े आप लेकर आए हैं, उसे जस्टिफाई करना होगा आपको, कहां ये निवेश हो रहा है, और जो 5 चीजें आपने गिना दी, सड़क, सुरक्षा, बिजली, ये किस दर पर बिजली दे रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूं, पहले बिजली नहीं थी तो बिजली की चर्चा होती थी, अब हम बिजली दे रहे हैं, हम चकाचक सड़कें दे रहे हैं, कानून का राज स्थापित हमने किया है, ये हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए ठीक है। एक बार फिर हम चलेंगे सत्यजीत सिंह जी के पास। सत्यजीत सिंह जी, 4 से 5 पॉइंट इन्होंने गिना दिए, जो सबसे पहले जिन उद्यमियों के पास हम जाते हैं तो उनका सवाल यही होता है कि कैसे इसे एस्टैब्लिश कर रही है सरकार, इसे कह जरूर रही है, लेकिन भाई आप बताएंगे कि जमीन पर चीजें क्या हैं? हम इतने इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, इतना करोड़ के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं लेकर, विभिन्न उद्योगों में ला रहे हैं, अरे भाई विभिन्न है तो कहां है, जमीन पर क्यों नहीं दिखता? सत्यजीत, आपको दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें? देखिए, इन्होंने जिन बातों को रखा है, जैसे बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में ये सच्चाई है कि बिजली में इंप्रूवमेंट हुआ है, सड़कों की व्यवस्था अच्छी हुई है, और कानून व्यवस्था इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल रहे। पर दिक्कत क्या है कि ये बेसिक चीजें हैं, ये किसी भी राज्य में अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सरकार को ये काम करना ही पड़ता है। ये काम ऐसा नहीं है कि इस काम के आधार पर ही आपको इन्वेस्टमेंट आएंगे, ये एक बेसिक काम है, ये बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जब आप नीति बनाते हैं, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके उद्योग विभाग का बजट जो है, वो जो प्लान बजट रहता है वो 500, 600, 700 करोड़ का रहता है। अब अगर आप 500, 600, 700 करोड़ का आप इंडस्ट्री का बजट बनाएंगे तो उस आधार पे जो है लोग आपके यहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? उनको लगेगा कि सरकार जो नीति घोषित कर रही है वो नीति के आधार पर हमको मुआवजा नहीं दे पाएगी, हमको इंसेंटिव नहीं दे पाएगी। हमारा उद्देश्य यह है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पॉलिसी के अलावा जो एग्जीक्यूशन चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जब ये पिछला विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो नीतीश जी ने चुनावी प्रचार में कहा कि मैं 15 साल तक मैंने प्रयास किया, बिहार में उद्योग लगना बहुत टफ है। अब इसके कारण से एक ऐसा मैसेज जाता है पूरे देश में या दुनिया में कि भाई बिहार इज नॉट ए प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से बोल रहे हैं कि हमने 15 साल तक प्रयास किया और हम उद्योग नहीं लेके आ पाए, तो वहां थोड़ा एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अभी शाहनवाज हुसैन जी आए हैं, शाहनवाज हुसैन जी मीटिंग कर रहे हैं, प्रस्ताव कैबिनेट से पास करा रहे हैं, SIPB में दे रहे हैं, पर ये काम 2006, 7, 8 में हो चुका है। दिक्कत ये होता है कि जब निवेशक आते हैं रियल टर्म में इन्वेस्टमेंट करने, या उसका जो आपने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट के आधार पर कैसे काम आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर उसको कोई फॉलो अप मैकेनिज्म नहीं है, या सिंगल विंडो सिस्टम जो है आज तक इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इस तरह की बातें सिर्फ फिगर बता देने से निवेश नहीं आवेगा, उसके लिए जमीन पर ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिसी मेकर को एग्जीक्यूशन पर काम करना होगा, जिसकी लगातार यहाँ कमी रही है। दूसरा है कि जिन लोगों ने लगाया है उनका जो बकाया राशि है वो लगभग 2000 करोड़ से ऊपर है। जिन लोगों ने पिछले 10 साल 12 साल में लगाया, आज तक आप उनको राशि नहीं दे पाए, तो आप सबसे पहले उनको राशि दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान कीजिए, हाई कोर्ट के जजमेंट का सम्मान कीजिए, और उस जजमेंट के आधार पर उनको वो बेनिफिट दीजिए, ताकि वो फिर से हिम्मत कर पाए कि आपके राज्य में दूसरा निवेश करें, तीसरा निवेश करें, और निवेशकों को भी बतावें कि हाँ, राज्य में जो पॉलिसी बताई जाती है उसको फॉलो अप किया जाए। चलिए, लबोलुआब ये है अरविंद निषाद जी कि जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारे आसपास के जो निवेशक हैं, जब वो ही संतुष्ट नहीं है तो बाहर से कौन आएंगे? सवाल ये है। हमारे साथ नवल किशोर चौधरी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, जरा उनसे भी जानते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। नवल जी, किस तरफ बढ़ रहे हैं हम? हमारा जो रास्ता है नए उद्योग मंत्री के तौर पर जो हम तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। 5 सेकंड दीजिए। हाँ नवल जी, एक हमारे निषाद जी हमारे हैं, जरा नवल जी से बात करने दीजिए। विवेक जी 5 सेकंड बस दे रहा हूं 5 सेकंड के लिए आ रहा हूं। प्रश्न का उत्तर मैं 5 सेकंड। ठीक है नवल किशोर जी। देखिए नवल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? विवेक जी 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 जी, मैं बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष बजट सेशन में आर्थिक सर्वेक्षण
रिपोर्ट पेश करती है जी, उसकी प्रति मेरे पास है। डिबेट में है। निषाद जी को बता दीजिए कि उसको देख लें। सेक्टोरल ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी 16-17 से 18-19 का फिगर है। मैन्युफैक्चरिंग का रेट ऑफ ग्रोथ है कांस्टेंट प्राइसेस पर 16-17 में, जो इसमें रिकॉर्ड है। हालांकि ये डेटा भी हमको सस्पेक्ट लगता है, कितना होना नहीं चाहिए। 25.6%, जो 17-18 में घटकर 1.3%। निषाद जी, ये कोरोना काल के पहले का पीरियड है। 1.3% हो जाता है 17-18 में, और 18-19 का फिगर है 3.0। कंस्ट्रक्शन जहां 30% ग्रोथ रेट हुआ करता था, जो बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोपेल करता था आगे, उसका हाल है 16-17 में 6%, 17-18 में कांस्टेंट प्राइस में 7%, और 18-19 में 9.4%। अगर बिहार चकाचक है और आपकी बिजली चमक रही है और सड़क चमक रही है, तो आपके द्वारा असेंबली में पेश ये आंकड़े क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? क्या आपके आंकड़े आपने असेंबली को बताया? ऐसा जवाब आपको देना होगा। लगातार डिक्लाइन कर रहा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। आप अगर सब कुछ ही चलता तो ये ग्रोथ रेट डिक्लाइन नहीं करता। दूसरा फिगर मैं बता रहा हूं, और एक्चुअल फिगर है 2009 में फूड प्रोसेसिंग को इंसेंटिव देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में शामिल किया गया, और 2011 में उसके परिणाम स्वरूप 8,000 करोड़ का निवेश बिहार में हुआ। लेकिन 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो सरकार की नीति होती है, आपने फूड प्रोसेसिंग को इंसेंटिव से हटा दिया बाहर, और बिहार में है क्या? एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट 76% लोग निर्भर है, 89% रूरल है। वहां अगर फूड प्रोसेसिंग को आप हटा देंगे तो स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टमेंट घट गया, और ये घटकर 16 में 4,000 करोड़ हो गया। इथेनॉल में आपके पास 160 प्रपोजल आया है, लेकिन जो क्रॉप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ 20 से 25 या 30 प्रपोजल ही पास हो पाएगा। और 150 करोड़ के हिसाब से देखें, विवेक जी, लगता है कि नहीं, ये तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ही बता रही है। आंकड़ा ले आए हैं। नहीं, ठीक है, नहीं, अगर नवल किशोर जी बोल रहे नहीं, इस आंकड़े में आंकड़े नहीं, आपकी रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ही पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, वो तो सरकार हिंदी पढ़ रहे हैं। आपकी सरकार ही मिसमैच असित नाथ तिवारी जी कर लेंगे। कांग्रेस से असित नाथ तिवारी, कांग्रेस से असित नाथ तिवारी जी को लाइए। देखिए, और आप छोटे थे तो एक मॉर्टन टॉफी आती थी। जी, बिहार के मढ़ौरा में बनने वाली ये मॉर्टन टॉफी, सबसे ज्यादा इसकी डिमांड मुंबई में थी। आप सोचिए, मॉर्टन टॉफी बंद है, मात्र 11 चीनी मिल चालू है, 33 चीनी मिल हुआ करते थे। हाँ। सरकार किस तरह के दावे करेगी? नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हाजीपुर में A1 साइकिल की इकाई लगी और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। 2.5 साल में वो यूनिट बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? इन्हीं के शासनकाल में बंद हो गई, इन्हीं के शासनकाल में लगी। देखिए, सच क्या है? सच ये है कि बिहार सरकार ने रंग पोतन का काम सीखा। इसने समझा कि बड़े भवन बना दो, भले उसमें डॉक्टर ना हो, बाहर अस्पताल का बोर्ड लगाओ, चकदक पेंट करो, लोगों को लगता है कि हमने कुछ बनाया। क्या बोल, देखिए, बोलने के पहले क्या बिहार में तथ्य है? दिनमान के बड़े काम हुए हैं इन 15 वर्षों में। हीरो साइकिल वाले आए थे ना बिहार में, अरविंद निषाद जी। देश और दुनिया के लोग बिहार के हीरो का प्लांट लगा था ना, असित नाथ तिवारी हीरो का प्लांट लगा था ना। समझ ले कि मैं क्या साइकिल बांटने की बारी आई तो हीरो वालों को आपने छोड़ दिया, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? उन्हें बाजार नहीं मिलेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? असित नाथ तिवारी जी को यह ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ आरजेडी नेता, हमारे साथ आरजेडी नेता भी है इनके राज मृत्युंजय तिवारी जी, में और इनके सहयोगियों के राज में बिहार में हमारे राज्य में 33 चीनी मिलें चलती थी, आपके राज्य में 11 चीनी मिलें चलती है। यही हमारे और आपके राज्य का अंतर है।
चिकन टॉफी मुंबई तक जाती थी। नितिन तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं? हमारे राज्य आवाज आ रही है, बोलिए विवेक जी। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है कि बिहार में उद्योग का भविष्य क्या है, निवेशक आ नहीं रहे हैं। हीरो साइकिल वाला का एक एग्जांपल हमने दिया, सत्यजीत जी ने 2-3 एग्जांपल दे दिए, नवल किशोर जी ने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ दिया हिंदी में, उसके बाद भी आप कहेंगे कि बर्बाद किया। पहले ये लोग शांत हो जाते हैं। नहीं, आप शुरू कीजिए, आपकी बात। विवेक जी, हाँ, हमारे पहले खास करके सत्यजीत सिंह जी ने और आदरणीय नवल किशोर चौधरी जी ने पूरी बात कह दी है। अब हमें ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। इतना सवाल सिर्फ हमारा सरकार से है। 16 वर्षों में इनकी से सरकार है, इनकी एक सुई का कारखाना नहीं लगाया, और जो उद्योग थे, चाहे चीनी मिल थे, चाहे और जो उद्योग थे, वो सारे उद्योग भी बंद हो गए। तो ये सरकार आखिर जो दावे करती है, अब नए नए उद्योग मंत्री जी तो बने सरकार हैं, तो कहती है कि आप ही ने बंद करवा के दिए थे, आपने जो हैंडओवर किया वही दुरुस्त नहीं था। अब तो हंसी आती है ना। सरकार अभी भी अगर हमारे ही ऊपर ही सारे नाकामी का दोष मढ़ती है। राजधानी पटना को तो हमने डुबा करके नहीं दिया था कि उप मुख्यमंत्री, ये अलग विषय है, ये नगर निगम वाला अलग विषय है, लेकिन उद्योग पर बात करेंगे आज, क्योंकि हमने सत्यजीत जी को इसलिए बुलाया, नवल किशोर जी को इसलिए बुलाया। इनकी सारी नाकामी का ठीकरा ये चाहते हैं कि विपक्ष पर फोड़े। ये 16 वर्ष से क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे हैं। अभी भी कह रहे 16 बरस पहले, अरे 16 बरस पहले जो भी इंडस्ट्री थे बिहार में, वो भी आपने खत्म कर दिए। अब किस मुंह से बोल रहे हैं? नीति आयोग के रिपोर्ट ने फिसड्डी राज कर दिया बिहार को। और ये सरकार को शर्म है कि नहीं? कुछ लोक लाज है कि नहीं है? एक भी उद्योग के इंडस्ट्री का यहां नहीं लगना, और नए नए उद्योग मंत्री जी बने हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जानना जरूरी है। सत्यजीत जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। क्या सॉल्यूशन पर? यहां से ठीक है, शाहनवाज जी को आवाज जाएगी यहां से, बताइए। है कि ये नहीं, सत्यजीत जी को जरा सुनिए, समय की काफी कमी है। शाहनवाज जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, है ही नहीं यहाँ। सत्यजीत जी, देखिए, अब जो सलूशन की बात होती है ना, वो पिछले 4-5 सालों से हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सरकार को सजेस्ट करते रहे हैं कि आप जो भी नीतियां बनाते हैं, उस नीतियां को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए एक टीम का निर्माण कीजिए अपने विभाग के अंदर। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी हडल है ना, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें कोई भी निवेशक आपके यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। ये जो तरीका है एक इन्वेस्टर को डील करने का, क्योंकि आप कोई नीति बनाते हैं, एक सॉवरेन कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट के आधार पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाद में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। आप उसको कोई इन्वेस्टर बिहार में अगर आता है, तो वो आपके डिपार्टमेंट के चक्कर लगाएगा, कोर्ट के चक्कर लगाएगा, या उस प्रोजेक्ट के जरिए अपने रोजगार को क्रिएट करेगा। आप देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की कमी है। कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल तरीका है वो आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिससे कि इन्वेस्टर जो है लगातार जो है विमुख हो रहे हैं। प्रस्ताव आ जाना, ये लाखों का करोड़ का प्रस्ताव आ चुका है, हम लोग ने 2007-8 में देखा है, लेकिन एग्जीक्यूट करना ये एक चैलेंज। बिल्कुल, ये लाख टके का सवाल है भाई, कि आप निवेश प्रस्ताव की बात के अपना झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन जहां इसे जमीन पर उतारने की बात होती है तो वो रिपोर्ट भी आपको सामने रखना होगा। जितना बड़ा बैनर आप उसके लिए छपवाते हैं निवेश प्रस्ताव के लिए, तो एक छोटा सा बैनर ये भी छपवा दीजिए कि निवेश आया तो कहां कहां हमने उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है, चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। झटका है दिल्ली हाई कोर्ट से लगा, और दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की चिराग की अर्जी। खबर यह है कि चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, यह कहना है कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की चिराग की अर्जी। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है यह मामला, यह हाई कोर्ट ने कहा, और नया आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिराग ने जो अर्जी लगाई है उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नया आधार नहीं है, यह कहना हाई कोर्ट का।
तो पशुपति पारस को लोकसभा में नेता बनाने को दी गई थी चुनौती और इस पर हाईकोर्ट से एक तगड़ा झटका चिराग पासवान को लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह मामला अभी स्पीकर के पास पेंडिंग है, लोकसभा स्पीकर के पास, और चिराग की अर्जी में फिलहाल कोई नया आधार नजर नहीं आता। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, चिराग पासवान को बड़ा झटका, नया आदेश देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट पशुपति पारस को लोकसभा में नेता बनाने को दी गई थी चुनौती चिराग की तरफ से, जिस पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि इसमें कोई नया आधार चिराग पासवान ने पेश नहीं किया है। लोकसभा स्पीकर के पास यह मामला पेंडिंग है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।